गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ज्ञान रतन यूपीएससी टाइम्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इतिहास की पिछली क्लासेस में हमने मौर्योत्तर काल के बारे में बहुत कुछ जानने का प्रयास करा था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम जानेंगे मौर्योत्तर काल की अर्थव्यवस्था के बारे में। और अर्थव्यवस्था के बारे में हम लगभग इन बिंदुओं को जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था को जानेंगे और आगे बढ़ते मौर्य काल की धार्मिक व्यवस्था को और जो भी मौर्योत्तर काल के जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उनको यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कृषि के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, उस समय जो प्राचीन काल की अगर कृषि की बात करी जाए तो प्राचीन अर्थव्यवस्था की बात करी जाए तो उसके अंतर्गत हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है वो कृषि होती है। उसके बाद वाणिज्य व्यापार, जो दो तरीके से होगा दोस्तों। वाणिज्य व्यापार, आंतरिक व्यापार होगा और बाह्य व्यापार होगा, जो विदेशी व्यापार होगा। बाह्य व्यापार, नगरीकरण, वो भी हमारी अर्थव्यवस्था का भाग होगा। दोस्तों, मुद्रा, ये भी हमारी अर्थव्यवस्था का भाग होगा। अगर हम और भी चीज़ों को देखें तो शिल्प, उस समय जो शिल्पकरण होगा या फिर शिल्प होगा, वो भी हमारी मुद्रा अर्थव्यवस्था का ही भाग होगा। उस समय के जो महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग होंगे वो अर्थव्यवस्था का भाग होगा। उस समय के जो महत्वपूर्ण बंदरगाह होंगे वो भी हमारी अर्थव्यवस्था का भाग होगा। और जब हम लगभग उस समय की किसी समय की जब हम अर्थव्यवस्था को पढ़ रहे हैं तो प्राचीन काल, मध्यकाल में जब हम किसी समय की अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे तो लगभग जब हम अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए इन बिंदुओं को कवर कर लेंगे, अच्छे से जान लेंगे, तभी हम कह सकते हैं कि हमने उस समय की अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे से जान लिया है। तो दोस्तों, आओ हम मौर्योत्तर काल की अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ते हैं और मौर्योत्तर काल की अर्थव्यवस्था कैसी थी और अर्थव्यवस्था अगर आगे बढ़ रही थी तो किस प्रकार से बढ़ रही थी, क्या कारक थे, इसे जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था में सबसे पहले कृषि के विकास को प्रेरित करने वाले कारक। अगर दोस्तों कृषि के बारे में बात करी जाए मौर्योत्तर काल की, तो हम सबसे पहले थोड़ा सा लिखेंगे कि कृषि संभवतः अच्छी स्थिति में रही होगी। कृषि संभवतः अच्छी स्थिति में रही होगी क्योंकि इस काल में कृषि संभवतः अच्छी स्थिति में रही होगी क्योंकि इस काल में विदेशी साम्राज्यों के भारत में स्थापना के साथ कृषि क्षेत्र में नई तकनीकी व नए उत्पादक पदार्थ अवश्य जुड़े होंगे। तो दोस्तों, इस समय में जो कृषि अर्थव्यवस्था होती, जो कृषि थी, वो संभवतः अच्छी अवस्था में रही होगी। क्योंकि जो बाहरी शासक थे उन्होंने भारत में अपने अपने साम्राज्यों की स्थापना करी और जब वो बाहर से आए थे, क्योंकि जो बाहर से आए एक नई संस्कृति को लेकर आए, एक नई धार्मिक व्यवस्था को लेकर आए, एक नई सामाजिक व्यवस्था को लेकर आए, कुछ नई प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर आए, तो जरूर कृषि के क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ नई चीज़ों को लेकर आए होंगे। और कृषि के क्षेत्र में जो नई चीज़ें जो नए उत्पादन पदार्थ होंगे वो लेके आए होंगे, नई तकनीकी लेके आए होंगे, वो हमारी कृषि से जुड़ी हुई होगी और उससे हमारी कृषि को और भी फायदा पहुंचा होगा। तो एक अनुमान लगाया जा सकता है कि कृषि संभवतः अच्छी स्थिति में रही होगी क्योंकि इस काल में विदेशी साम्राज्य के भारत में स्थापना के साथ कृषि क्षेत्र में नई तकनीकी व नए उत्पादक पदार्थ अवश्य आए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रेरित करने वाले कारक, कृषि को प्रेरित करने वाले कारक, क्या कारक थे जिन कारणों की वजह से इस समय की जो कृषि थी वो बहुत विकसित थी या बहुत अच्छी थी। तो दोस्तों, कारकों में हम देखेंगे कि सबसे पहले निजी स्वामित्व की अवधारणा, भूमि पर निजी स्वामित्व की अवधारणा का उभरना।
भूमि पर निजी स्वामित्व की अवधारणा का उभरना। दोस्तों भूमि पर निजी स्वामित्व की अवधारणा से हमारा क्या मतलब होगा? दोस्तों इससे पहले हम देखेंगे जो भूमि होगी उस भूमि को लगभग हम कह सकते हैं कि राज्य का ही भाग माना जाएगा। भूमि एक प्रकार से राजा की होगी, सारी भूमि पर एक प्रकार से राजा का अधिकार होगा। लेकिन इस समय कह सकते हैं कि भूमि पर निजी स्वामित्व की अवधारणा उभर कर आएगी। दोस्तों इससे क्या फायदा मिलता है? निजी स्वामित्व की अवधारणा से क्या फायदा मिलेगा? तो दोस्तों निजी स्वामित्व की अवधारणा से क्या फायदा मिलेगा? आप इस चीज को अगर प्रैक्टिकली अप्लाई करें, व्यावहारिक तौर पर देखें, तो आप मान सकते हैं कि हमारे सामने आज दो चीजें होती हैं। अगर हम सरकारी चीजों में, सरकारी वाहनों में ट्रैवलिंग करते हैं, सपोज करो कि आप सरकारी रेल में अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं, रेल से कहीं जा रहे होते हैं, तो रेल के आप कह सकते हैं कि आप सीट को भी, रेल की सीट को तोड़ सकते हैं, आप रेल की सीट को फाड़ सकते हैं, आपके हाथ में ब्लेड आ गया तो उसे कुतेर सकते हैं, उसमें उंगली डाल सकते हैं। तो वो सारे कार्य जब आप बाथरूम में जाएंगे तो बाथरूम करके आ जाएंगे और पानी भी नहीं डालेंगे, और हो सकता है मन करे बाथरूम में अच्छी टंकी लग रही हो तो उसे तोड़ ताड़ के भी अपने बैग में रख के ले आए। ऐसे कार्य सरकारी चीजों में होती है, क्योंकि सरकारी संपत्ति सरकारी होती है, वो अपनी निजी नहीं होती। लेकिन अगर वही उसी प्रकार से ट्रैवलिंग आप अपनी कार में करते हैं तो आप अपनी कार की स्थिति दशा एकदम अलग बना के रखेंगे। आप अपनी कार को इतना खूबसूरत बना के रखेंगे कि कोई देखने वाला कहेगा वाह भाई, इस कार को आपने बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा है, मेंटेन कर रखा है। तो दोस्तों अपनी चीज़ों को लोग बहुत संभाल के रखते हैं, और जो दूसरों की चीज़ होती है या फिर सरकारी संपत्ति होती है उसकी उतने अच्छे तरीके से कह सकते हैं केयर नहीं करते जितनी अपनी चीज़ों की कर सकते हैं। दोस्तों एक मैं इस संबंध में एक चुटकुला भी मैं पढ़ रहा था, एक बार मैंने पढ़ा कि एक व्यक्ति जो रेल में सफ़र कर रहा था, रेल में सफ़र करते हुए जब पंखे पे देखा तो पंखे पे लिख रहा था कि यह पंखा, ये कह सकते हैं कि ये आपकी संपत्ति है, ये सरकारी संपत्ति, ये आपकी संपत्ति है, कृपया इसका ध्यान रखें। और जब उस आदमी ने इस चीज़ को देखा तो उसने पंखे को तोड़ा, रखा और ले गया, और वहाँ पे लिखा हुआ छोड़ गया कि ठीक है तो मैं अपनी संपत्ति को ले जा रहा हूँ, जब मेरी संपत्ति है तो मैं उसे ले जाता हूँ। तो दोस्तों ये कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति, ऐसी धारणाएं भारत में देखने को मिल सकती हैं, खासकर यूपी बिहार के लोगों में। तो दोस्तों भूमि पर निजी स्वामित्व की अवधारणा का उभरना, उस समय के शासकों ने इस चीज़ को पहचाना कि अगर भूमि को पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का बना देंगे तो वो भूमि की अच्छे से देखभाल करेगा। तो दोस्तों उसने निजी स्वामित्व की अवधारणा से भूमि को जोड़ दिया। परिणामतः क्या हुआ कि परिणामतः भूमि का अधिक विकास संभव हुआ। परिणामतः भूमि का अधिक विकास संभव हुआ। इस समय की, इस काल की एक महत्वपूर्ण कृति मनु संहिता कहती है कि भूमि उसकी होती है जो उसे साफ करता है तथा आबाद करता है। तो दोस्तों मनु संहिता इस समय का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ। ये उदाहरण आपको ध्यान रखने, याद करने, क्योंकि यही उदाहरण जब आप उत्तर देते हो तो आपके उत्तर को वजनदार बनाते हैं, आपके उत्तर को जानदार बनाते हैं, आपके उत्तर को साबित कर देते हैं कि आपने जो उत्तर लिखा है सिर्फ कहानियां नहीं दिखी बल्कि उस चीज़ को साबित करके आपने दिखाया है। तो दोस्तों मनु संहिता इस समय का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, और मनु संहिता कहता है भूमि उसकी होती है जो घास फूस को साफ करके, भूमि को साफ करके उसे आबाद करता है। तो एक तरीके से हम कहेंगे कि निजी स्वामित्व की अवधारणा से कृषि को इस प्रकार से फायदा मिला। दूसरा देखेंगे हम कृषि को किन कारणों से सहायता मिला, प्रेरणा मिली। तो दोस्तों देखेंगे कि मनु संहिता में हमें कृषि से जुड़े अपराधों की सजा की चर्चा मिलती है। मतलब दोस्तों उस समय कृषि इतना महत्वपूर्ण
कृषि इतना महत्वपूर्ण थी कि कृषि से जुड़ी एक किताब, कृषि की इस किताब में कृषि से जुड़ी बहुत सारी चीज़ों को लिखा गया। कहीं ना कहीं कृषि महत्व रखती होगी, तभी इस किताब में कृषि से जुड़ी हुई इतनी सारी चीज़ों को लिखा गया। और कृषि से जुड़े हुए अपराध, अगर कोई कृषि से जुड़े हुए अपराध करता है तो उसे सजा भी दी जाएगी। तो कृषि इतनी महत्वपूर्ण थी कि उसे संरक्षित करने के लिए, उसे बचाए रखने के लिए, सेफ करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए, कृषि से जुड़े अपराधों के लिए सजा का, एक तरीके से कह सकते हैं सजा का भी प्रावधान किया गया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं हम देखेंगे तीसरा, भूमि अनुदान की शुरुआत। दोस्तों एक महत्वपूर्ण चीज भूमि अनुदान, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और भूमि अनुदान के बारे में पढ़ा चुका हूं कि भूमि अनुदान के कारण क्या होगा, परिणामतः दोस्तों दूरस्थ क्षेत्रों में भी कृषि का विकास संभव हो पाया। दोस्तों दूरस्थ क्षेत्रों में भी कृषि का विकास संभव हो पाया। मैंने आपको बताया था जो भूमि अनुदान दिए जाते थे वो ऐसे क्षेत्रों में दिए जाते थे जो राज्य की सीमा से लगे हुए क्षेत्र हैं, या फिर ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर जनजातीय लोग रहते थे, जहाँ पर कह सकते हैं घास फूस या जंगल ज़्यादा हुआ करते थे, और उन क्षेत्रों में ये भूमि अनुदान दिया जाता था। और भूमि अनुदान के कारण इन क्षेत्रों में कह सकते हैं राज्य से दूरस्थ क्षेत्रों में भी कृषि का प्रसार होगा। और ये जो कृषि का प्रसार होगा दोस्तों, इससे अर्थव्यवस्था कृषि मजबूत होगी। एक जो महत्वपूर्ण कारक बचता है तो दोस्तों शासकों के द्वारा प्रयास, शासकों के द्वारा प्रयास। तो देखते हैं कि इस समय एक शासक रुद्रदामन के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया। सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया। दोस्तों सुदर्शन झील वही झील जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बनी और सम्राट अशोक ने इसकी मरम्मत कराई, और अब इसकी ये कह सकते हैं दूसरी मरम्मत, जो सुदर्शन झील की दूसरी मरम्मत होगी वो रुद्रदामन शासक करेगा। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें दिखाती हैं कि कृषि उस समय क्यों बढ़ रही थी। दोस्तों इस झील की मरम्मत का कारण है, कह सकते हैं इस झील की मरम्मत जो संकेत देती है वो ये संकेत देती है कि राजा भी कहीं ना कहीं कृषि के प्रति सक्रिय थे, राजा भी कहीं ना कहीं कृषि के विकास में योगदान निभा रहे थे। क्योंकि जब ये झील अच्छी रहेगी, अच्छे तरीके से संचालित होगी, तो लोगों तक सिंचाई आराम से पहुंचेगी, खेतों में पानी पहुंचेगा। जब कृषि को पानी मिलेगा तो कृषि जो पैदावार होगी वो अच्छी होगी। जब कृषि पैदावार अच्छी होगी तो कृषि अपने आप अच्छी बनेगी, अपने आप अच्छी मानी जाएगी। तो दोस्तों ये लगभग हमने कृषि के बारे में पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। आगे बढ़ते हो दोस्तों हम शिल्पों का विकास। इस काल में हम शिल्पों का विकास देखेंगे। दोस्तों मैंने आपको बताया था जब जब कृषि का विकास होगा, शिल्प और वाणिज्य व्यापार का विकास होना जायज है। तो हम लिखेंगे कृषि के विकास या फिर कृषि अधिशेष ने निश्चित तौर पर शिल्पों के विकास का मार्ग भी प्रशस्त किया, मतलब मार्ग दिखाया। हमें इस काल में कुछ महत्वपूर्ण उत्पादन केंद्र दिखाई देते हैं। हमें इस काल में कुछ महत्वपूर्ण उत्पादन केंद्र दिखाई देते हैं। तो दोस्तों इस काल में हम देखेंगे कि अब उद्योग धंधे विकसित होने लग जाएंगे। एक कह सकते हैं कि आज जैसे कि हम
इंडस्ट्रियल एरिया एक अलग होता है जहाँ पे इंडस्ट्री से जुड़े हुए कार्य होते हैं, इंडस्ट्री से जुड़े हुए उत्पादन कार्य होते हैं। और दोस्तों इसी प्रकार से हम देखेंगे कि कुछ क्षेत्र इस तरीके से उभरेंगे, अपनी पहचान इस तरीके से बनाएंगे कि उन्हें कहा जाएगा कि यहाँ पे उत्पादन ज़्यादा होता है। तो इन क्षेत्रों के बारे में कृषि अधिशेष थोड़ा देखते हैं। कृषि अधिशेष ने निश्चित तौर पर शिल्पों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया, शिल्पों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। और हमें इस काल में कुछ महत्वपूर्ण उत्पादन केंद्र दिखाई देते हैं। तो दोस्तों कैसे उत्पादन केंद्र दिखाई देते हैं, तो मगध हमें दिखाई देता है इस काल का एक महत्वपूर्ण उत्पादन केंद्र, जो लौह उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था, जहां पर लौह उपकरणों का उत्पादन हुआ करता था। और मथुरा देखेंगे, एक विशेष वस्त्र साटक के लिए प्रसिद्ध होगा। और दोस्तों आगे बढ़ते हुए अगर हम उज्जैन देखेंगे तो उज्जैन देखेंगे तो ये मन का निर्माण के लिए प्रसिद्ध होगा। उड़ीसा देखेंगे हाथी दांत के लिए, उड़ीसा हाथी दांत के कार्य के लिए इस समय प्रसिद्ध होगा। और काठियावाड़ जो हमारा प्रसिद्ध होगा दोस्तों, ये हमारा लौह उपकरणों के लिए। तो इस समय लगभग ये क्षेत्र कह सकते हैं कि एक प्रकार से उद्योगों के रूप में, फैक्ट्रियों के रूप में उभरे थे, उत्पादन केंद्रों के रूप में उभरे थे। तो हम कह सकते हैं इस काल में निश्चित तौर पर जो शिल्पों का विकास हुआ था वो अच्छा रहा होगा, क्योंकि इस काल में हमें इस प्रकार की शिल्पों से जुड़े इस प्रकार के उत्पादन देखने को मिलते हैं। और दूसरे दोस्तों हम एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं कि बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो से हमें 75 प्रकार के व्यवसाय, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो से हमें 75 प्रकार के व्यवसाय की चर्चा मिलती है। इतने बड़े लेवल पे इतने सारे व्यवसाय की चर्चा मिलना उस समय दिखाता है, अगर इतने सारे व्यवसाय उस समय थे तो शिल्प उसमें बेहतर रहा हो, तो शिल्प की स्थिति बेहतर रही होगी कि चर्चा मिलती है, जिसमें लगभग 60 का संबंध शिल्प से था, लगभग 60 का संबंध शिल्प से था। तो दोस्तों उस समय की एक पुस्तक में अगर 60 तरह के रोजगार, 60 तरह के मैं कह सकता हूँ कलाकारी अगर शिल्पों से जुड़ी हुई मिलती है, तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि शिल्पों की स्थिति उस समय अच्छी रही होगी। आगे बढ़ते हुए दोस्तों हम देखते हैं कि अब वाणिज्य व्यापार प्रोत्साहन के कारण, उस समय वाणिज्य व्यापार कैसा था और प्रोत्साहन के क्या कारण थे, कि वाणिज्य व्यापार उस समय क्या कारण थे कि वाणिज्य व्यापार बढ़ रहा था और निश्चित तौर पे बढ़ता ही जा रहा था। तो दोस्तों देखते हैं वाणिज्य व्यापार। वाणिज्य व्यापार बढ़ने के क्या कारण होंगे दोस्तों। सबसे पहला कारण कृषि होगा कि कृषि अधिशेष उस समय बहुत अच्छी अवस्था में पहुंचा, कृषि अधिशेष बहुत अच्छी अवस्था में पहुंचा। परिणामतः जिसके कारण या फिर परिणामतः जिसका लाभ वाणिज्य व्यापार को मिला, जिसका लाभ वाणिज्य व्यापार को मिला। कृषि उत्पादों का निर्यात गांव से शहरों की ओर किया जाता था। तो दोस्तों कृषि उत्पादों का निर्यात गांव से शहरों की ओर किया जाता था। तो शहर के जो लोग रहते थे
उन्हें जो खाद्यान्न उपलब्ध होता था वो गांव के लोग उपलब्ध करते थे, और शहर में कृषि नहीं होती थी तो शहर के लोग क्या करते थे, तो शहर के लोग कुछ अन्य कार्य करते थे, शिल्प कार्य करते थे, वाणिज्य व्यापार करते थे। तो हम कह सकते हैं जब बहुत बड़ी जनसंख्या हो, खाने के लिए बहुत आराम से अन्न की उपलब्धता हो जाएगी, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं निश्चित तौर पर जब अन्न आसानी से मिलेगा तो निश्चित तौर पर वो लोग दूसरे कार्य करेंगे, तो दूसरे कार्य वाणिज्य व्यापार करेंगे, वाणिज्य व्यापार बढ़ेगा। दोस्तों इस काल में हम कह सकते हैं दूसरा, इस काल तक आते आते बौद्ध जैन तीर्थ स्थलों पर बड़ी मात्रा में चढ़ावा आने लगा था। परिणामतः इनकी प्रकृति में बदलाव हुआ तथा बौद्ध जैन और जो भी पुरोहित वर्ग था, पुरोहित आदि विलासिता पूर्ण जीवन जीने लगे, आदि विलासितापूर्ण जीवन जीने लगे, जिनके द्वारा विलासिता से जुड़ी वस्तुओं की मांग बढ़ाई गई, और दोस्तों जब मांग बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था अपने आप आगे बढ़ेगी, वाणिज्य व्यापार आगे बढ़ेगा। आज का समय भी जिस चीज़ की मांग बढ़ती है वो चीज़ मार्केट में ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है। वो समय भी ऐसा था जब इनके द्वारा, जो हम कहेंगे इस समय जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म या फिर जो पुरोहित वर्ग था, उनके पास बहुत सारा चढ़ावा आने लग गया था और उनके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया था। और जब धन बहुत सारा इकट्ठा हुआ तो कह सकते हैं कि इनकी जो नजरें थी वो डोल गई, और जो नजरें डोल गई, अब धन को देखकर हर किसी को लालच आएगा। आज के बाबाओं की बात करेंगे तो आज के बाबा को भी हम देख सकते हैं कि धन को देख के आज के बाबा जब शुरू में आते हैं तो बहुत ज़्यादा फकीर वाली हालत में होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उनका साम्राज्य विस्तार होता चला जाता है तो बड़ी बड़ी ज़मीनें खरीदने लग जाते हैं, बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियों में बैठने लग जाते हैं, और कह सकते हैं कि वीआईपी कल्चर, लगभग वीआईपी कल्चर को फॉलो करते हैं। दोस्तों ये जो प्रथा थी ये इस समय शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत इस समय हुई थी। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ये जो पुरोहित वर्ग था, इनके पास इतना चढ़ावा आना शुरू हो गया था कि इन्होंने विलासितापूर्ण जीवन जीना शुरू कर दिया। जब पैसा है, धन है, दौलत है तो क्यों ना अपनी मर्जी का जीवन जिए, तो इन्होंने अपनी मर्जी का जीवन जीना शुरू कर दिया। और ये विलासितापूर्ण वस्तु जो होती थी, आराम की वस्तुएं जो होती थी, उन वस्तुओं की डिमांड करने लगे, तो इन वस्तुओं की मांग बढ़ी, और जब इन वस्तुओं की मांग बढ़ी तो मार्केट में कह सकते हैं बाजार में वो वस्तुएं आई, तो वाणिज्य व्यापार बढ़ा उन वस्तुओं के कारण। तो इनका वाणिज्य व्यापार को बढ़ाना एक महत्वपूर्ण योगदान रहा इन पुरोहित वर्ग का, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का। आगे देखेंगे हम दोस्तों कि इस काल तक प्रमुख व्यापारिक मार्गों का विकास हो चुका था। इस काल तक आकर प्रमुख व्यापारिक कह सकते हैं मार्गों का विकास हो चुका था। व्यापारिक मार्गों का विकास हो चुका था। तक्षशिला उत्तरापथ, दक्षिणापथ आदि मार्ग की चर्चा हमें मिलती है, इसके साथ साथ वैश्विक मार्ग, जिसे रेशम मार्ग कहा गया, पर कुषाणों का कब्जा था।
जिसके कारण भारत के विदेशी व्यापारिक संबंध मजबूत हुए, जिसके कारण भारत के व्यापारिक विदेशी संबंध मजबूत हुए। तो दोस्तों देखेंगे कि इस काल तक प्रमुख व्यापारिक मार्गों का विकास हो चुका था। व्यापारिक मार्ग व्यापार के बढ़ावे के लिए बहुत आवश्यक है। आज भी हम देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारी सरकार कितना मोटा खर्च करती है। नई नई सड़कें हमारी सरकार बना रही है। क्यों बना रही है? ताकि व्यापार के लिए व्यापारियों के लिए व्यापार करना, एक स्थान से दूसरे स्थान व्यापार करना बहुत सरल हो। एक वस्तु को, एक माल को एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत आसानी से पहुंचाया जा सके। दोस्तों बुलेट ट्रेन इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। बुलेट ट्रेन में बहुत मोटा खर्च भारत सरकार और जापान की सरकार द्वारा खर्च किया जा रहा है, और ये माना जा रहा है एक प्रकार से बुलेट ट्रेन व्यापारी लोगों के लिए ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि व्यापारी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत आसानी से बुलेट ट्रेन से और बहुत कम समय में पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों व्यापारिक मार्गों को डेवलप करना और व्यापारिक साधनों को डेवलप करना ये महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। किसी भी अगर देश में आपको व्यापार बढ़ाना है तो उस समय के भी हम देखेंगे, जब जब व्यापारिक मार्ग जो डेवलप होंगे, जो रास्ते डेवलप होंगे और रास्ते सेफ होने चाहिए, सही होने चाहिए, सुरक्षित होने चाहिए, तो व्यापार वहाँ पर होगा और धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाएगा। तो देखेंगे कि उत्तरा पथ की हमें चर्चा मिलती है, जो एक व्यापारिक मार्ग है। दोस्तों दक्षिणा पथ की हमें चर्चा मिलती है, ये भी एक व्यापारिक मार्ग है, मार्ग की चर्चा मिलती है। इसके साथ साथ वैश्विक मार्ग, जो एक वैश्विक स्तर पर मार्ग था, मतलब जो उस समय कह सकते हैं कि हम रोमन साम्राज्य को जोड़ता था, मध्य एशिया को जोड़ता था और पूर्व में लगभग चाइना को जोड़ता था, भूमध्य सागर वाले देशों को जोड़ता था, पूर्व में चाइना। तो दोस्तों रेशम मार्ग एक ऐसा मार्ग जो हम कह सकते हैं कि भूमध्य सागरीय देशों को जोड़ता था, रोमन साम्राज्य को चीनी साम्राज्य से, हान साम्राज्य से जोड़ता था और भारत को जोड़ता था। और बीच में भारत ने इस मार्ग के एक भाग पर कब्जा कर रखा था, कुषाणों का कब्जा था इस मार्ग पर। दोस्तों ये मार्ग बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र को, एक कह सकते हैं कि बहुत बड़े क्षेत्र के जो व्यापार को ये जोड़ता था और कुषाणों का इस पर कब्जा था। तो इस मार्ग पर जिसका कब्जा रहा होगा उस समय ऐसा माना जाता है उसकी अर्थव्यवस्था, उसका वाणिज्य व्यापार निश्चित ही अच्छी अवस्था में रहा होगा। दोस्तों आज हम देखते हैं चीन की एक योजना है जिसके तहत चीन इस मार्ग को दोबारा से डेवलप कर रहा है, विकसित कर रहा है इस मार्ग को, और ये मार्ग पीओके से होता हुआ जा रहा है। और पीओके हम जानते हैं कि आज के टाइम में कश्मीर का एक ऐसा भाग है जो हमारे पास नहीं है, जिस पर पाकिस्तान का अधिकार है, और पाकिस्तान ने उस चाइना को उस मार्ग पीओके से वो मार्ग बनाने की परमिशन दी थी, जिसके संबंध में भारत ने अपनी आपत्ति भी दर्ज करी थी। लेकिन दोस्तों चाइना है, चाइना अपने काम में लगा रहता है और चाइना उस मार्ग को डेवलप करेगा जो लगभग अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका को हम कह सकते हैं, और यूरोप को और इन सारे देशों को जोड़ेगा। और चाइना हम कह सकते हैं कि व्यापार में एक इतना डेवलप देश हो चुका है, बहुत ज़्यादा डेवलप देश हो चुका है, जो हम देखते हैं कि भारत में व्यापार अगर हम ज़्यादातर वस्तुओं को उठा के देखेंगे तो चाइनीज होंगे। फ़ोन को ओप्पो, वीवो, एमआई, जितने भी ये फ़ोन है सारे चाइना के फ़ोन है। दोस्तों सारी चाइना की चीज़ें आनी शुरू हो गई है और बहुत पहले से चल रही है। अब चाइना उन सारे देशों में भी ये सारी चीज़ें भेजेगा, और जिसका व्यापार जितना मजबूत होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग और ताकतवर होगा। तो दोस्तों वैश्विक मार्ग, रेशम मार्ग की हम चर्चा करते हैं कि रेशम मार्ग जिसके पास होगा वो, उसका व्यापार अच्छा रहा होगा, पर कुषाणों का कब्जा था, कारण भारत के विदेशी व्यापारिक संबंध मजबूत थे। एक बहुत बड़े विदेशी नेटवर्क, व्यापारिक नेटवर्क से भारत जुड़ा हुआ था। और दोस्तों हम थोड़ा सा इसी के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे कि रेशम मार्ग पश्चिम में रोमन साम्राज्य को, पूर्व में चीन के हान साम्राज्य से जोड़ता था, हान साम्राज्य से जोड़ता था, जिसमें भारत की स्थिति बीच में थी, बीच में थी। तो भारत इन दोनों से ही व्यापार कर सकता था। तो जब भारत के पास इतने सारे व्यापारिक सुनहरे अवसर थे, इतनी सारी व्यापारिक अपॉर्चुनिटी थी, तो भारत का व्यापार निश्चित तौर पे अच्छा बेहतर रहा होगा। दोस्तों ये व्यापार, हमने उस समय का व्यापार देखा
और क्यों उस समय का व्यापार अच्छी अवस्था में रहा होगा, हमने इन चीज़ों को भी देखा। अब हम आगे प्रमुख व्यापारिक मार्ग व बंदरगाह की चर्चा करते हैं कि उस समय प्रमुख व्यापारिक मार्ग और बंदरगाह कौन कौन से थे। तो दोस्तों प्रमुख व्यापारिक मार्ग के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि प्रमुख व्यापारिक मार्ग, तो दोस्तों प्रमुख व्यापारिक मार्ग किसी भी देश के लिए व्यापार की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। थोड़ा सा लिखते हैं कि व्यापारिक मार्गों का विकास किसी भी देश के व्यापार की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, किसी भी देश के व्यापार की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। जैसे कि हमारी शरीर की रीढ़ की हड्डी का जो महत्व है वही व्यापार के लिए कह सकते हैं कि व्यापार के लिए अच्छे मार्गों का महत्व होता है। दोस्तों अगर हमारी रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो मानव खड़ा नहीं हो सकता, और जब मानव खड़ा नहीं हो सकता तो वो कोई भी कार्य करने लायक नहीं रहेगा। इसी प्रकार से अगर व्यापार को अच्छे मार्ग ना मिले तो व्यापार भी आगे नहीं बढ़ेगा और व्यापार भी किसी कार्य का नहीं बचेगा, कोई अच्छा व्यापार डेवलप नहीं हो पाएगा। तो व्यापारिक मार्गों का विकास किसी भी देश के व्यापार की रीढ़ की हड्डी होता है। इस काल तक आते आते उत्तरापथ का विकास तक्षशिला से बैक्टीरिया तक हो गया था। तक्षशिला से बैक्टीरिया तक हो गया था। तो दोस्तों एक ऐसा व्यापारिक मार्ग, अगर हम इस चीज को तक्षशिला मान लें, मतलब पाकिस्तान के आसपास का क्षेत्र मान लें, तो ये तक्षशिला से यहाँ ऐसे करके बंगाल चला जाता था ये मार्ग, तो बंगाल चला जाता था और यहाँ से आते आते ये मार्ग गुजरात, और गुजरात में एक भड़ोच बंदरगाह है, यहाँ से जुड़ जाता था। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बंगाल से जो व्यापार पाकिस्तान तक हो सकता था और पाकिस्तान से व्यापार बंगाल तक, और भड़ोच गुजरात से व्यापार पाकिस्तान तक और पाकिस्तान से व्यापार गुजरात तक। और हम इस काल तक आगे देखेंगे ये मार्ग और आगे बढ़ते 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 लगभग बैक्टीरिया तक दोस्तों ये मार्ग का विस्तार हो गया था। तो ये मार्ग और बढ़ गया था। अब यहाँ तक व्यापार करना एक सरल सुगम हो गया था। यहाँ तक के सारे क्षेत्र भूखंड व्यापारिक नेटवर्क से जुड़ चुके थे, जिससे व्यापार को निश्चित ही प्रॉफिट मिला होगा। तो व्यापारिक मार्ग डेवलप हो गया था। और दोस्तों एक हम दक्षिण पथ मार्ग भी देखते हैं जो दक्षिण में था भारत के, और निश्चित तौर पर ये यहाँ पर आके इनसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होगा, इनसे भी लिंक रहा होगा। तो दक्षिण पथ मार्ग का हमें जिक्र मिलता है और उत्तरापथ मार्ग का हमें जिक्र मिलता है। दक्षिण पथ भी हम कह सकते हैं कि कई विभिन्न मार्गों से जुड़ गया था। तो जो मार्ग थे उनका डेवलप, उनका विकास हो रहा था, और इस समय तक हम कहेंगे कि अच्छा खासा इतना विकास मार्गों का हो चुका था कि वो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता तैयार कर सके, एक अच्छा रोड मैप तैयार कर सके। दोस्तों देखते हैं दूसरा कारण, बैक्टीरिया तक हो गया था प्रमुख व्यापारिक मार्ग बंदरगाह। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस समय इस समय भड़ोच बंदरगाह पश्चिमी देशों के साथ व्यापार व बंगाल में ताम्रलिप्ति बंदरगाह पूर्वी देशों में व्यापार के अच्छे नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। और फिर इसके अलावा दोस्तों
सोपारा पलूरा उड़ीसा में दोस्तों आदि बंदरगाह भी विकसित थे। आदि बंदरगाह भी विकसित थे। तो दोस्तों ये लगभग व्यापारिक मार्ग थे जो उस समय विकसित थे, और कह सकते हैं कि पूर्व में भी व्यापार होता था और पश्चिम में भी व्यापार होता था। एक हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि रेशम मार्ग, ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। रेशम मार्ग भी इस समय विकसित था और एक तरीके से भूमध्य सागर से होते हुए चाइना जाते हुए और यहाँ पे भारत, इन दोनों से लगभग जुड़ा हुआ था। तो रेशम मार्ग पर कुषाणों का कब्जा था, तो इसलिए भी व्यापार की स्थिति अच्छी रही होगी, या फिर ये व्यापारिक मार्ग उस समय थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हुए हम आयात निर्यात की प्रमुख वस्तुएं देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा देख लेते हैं आयात निर्यात। तो दोस्तों आयात, अगर भारत जिन चीज़ों को आयात करता था और जिन चीज़ों को निर्यात करता था, देखते हैं कि आयात में भारत जो करता था, तो दोस्तों आयात में भारत सोने चांदी के आभूषण, सोने और चांदी के आभूषण भारत दूसरे देशों से मंगाया करता था उस समय, सोने चांदी के आभूषण। कीमती पत्थर, शराब के कलश, आर्जेंटाइन मृत भांड। तो दोस्तों ये चीज़ें जो भारत मंगाया करता था और निर्यात जिन्हें भारत दूसरे देशों को भेजा करता था, तो हम देखेंगे सबसे पहले औषधि की चीज़ें, सूती वस्त्र, लौह उपकरण, मसाले। दोस्तों ये भारत की महत्वपूर्ण चीज़ थी। और मसालों में हम कहेंगे काली मिर्च, जो एक तरीके से उस समय यवन प्रिय जिस चीज़ को कहा जाता था, काली मिर्च। तो ये भारत की आयात और निर्यात की मुख्य वस्तुएं थी। दोस्तों जो देश जितना ज़्यादा निर्यात करेगा, जितना ज़्यादा चीज़ों को निर्यात करेगा, उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। और यहाँ पर हम एक शब्द की चर्चा करते हैं, जो शब्द है दोस्तों भूमंडलीकरण या फिर व्यापार संतुलन। तो दोस्तों भूमंडलीकरण से हमारा क्या अर्थ है? भूमंडलीकरण से हमारा अर्थ है जब विश्व की पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ जाती है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक हो जाती है। तो दोस्तों आज हम कहते हैं कि आज हम भारत में बैठे बैठे कुछ ऐसी चीज़ों को भी प्राप्त कर लेते हैं जो शायद जिनका उत्पादन भारत में नहीं होता। आज एप्पल का फ़ोन हमें मिलता है भारत में बैठे बैठे, आज चाइनीज़ फ़ोन हमें भारत में बैठे बैठे मिलते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, खाने पीने की भी ऐसी चीज़ें जो शायद चाइना से, अमेरिका से, जापान से, ब्रिटेन से, रसिया से हमारे देश में आती हैं। क्यों ऐसी हमारे देश में आते हैं? क्योंकि उन देशों की अर्थव्यवस्था हमारे देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। तो इसी को हम भूमंडलीकरण कहते हैं। तो दोस्तों इस समय हम देखेंगे एक भूमंडलीकरण अर्थव्यवस्था का उद्भव होगा। भूमंडलीकरण अर्थव्यवस्था, भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था का उद्भव, भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था का उद्भव होगा। और दोस्तों जब जब वैश्विक स्तर पर भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था का उद्भव हुआ है, तब तब भारत और चाइना का पक्ष मजबूत हुआ है। अगर वर्तमान में भी हम देखते हैं तो भारत और चाइना का पक्ष मजबूती से उभरा है। हालांकि चाइना हमसे इस रेस में बहुत आगे निकल गया, लेकिन हम भी प्रयासरत हैं, हम भी आगे निकलने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं। तो भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था का उद्भव, तो हम कहेंगे कि इस काल में एक वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण होता दिख रहा था। रेशम मार्ग के माध्यम से पश्चिम, मतलब भूमध्य सागर और भूमध्य सागर, पश्चिम साम्राज्य, रोमन से लेकर चीन के हान साम्राज्य
तक भारत के विदेशी व्यापारिक संबंध बेहतर थे। निश्चित ही व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में, निश्चित ही व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में रहा होगा। व्यापार संतुलन से मतलब होता है जब दोस्तों निर्यात कोई भी देश होता है वो ज़्यादा करता है और आयात कोई भी देश होता है कम करता है, तो वो व्यापार संतुलन माना जाता है। और इस स्थिति को व्यापार संतुलन की लाभ की स्थिति कहा जाता है। अगर यही क्रम उल्टा हो जाएगा कि व्यापार निर्यात कम हो जाएगा आयात ज़्यादा होगा, तो हम कह सकते हैं कि हमें व्यापार संतुलन है वो नकारात्मक है, हमें घाटा हो रहा है। दोस्तों हम चाइना से अगर आप अपने आज के संबंधों की बात करते हैं, व्यापारिक संबंधों की, तो हमें चाइना से एक मोटा घाटा होता है, क्योंकि चाइना से हम बहुत सारी चीज़ों को मंगा लेते हैं, जबकि भेजने के तौर पर जब बहुत कम चीज़ों को चाइना भेजते हैं तो आयात ज़्यादा चीज़ों को कर लेते हैं, हम निर्यात बहुत कम चीज़ों को करते हैं, जिसके कारण हमें चालू खाता घाटा होता है, मतलब व्यापार संतुलन हमारा नकारात्मक रहता है। तो ये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि उस समय जो व्यापार संतुलन था निश्चित तौर पे वो भारत के पक्ष में रहा होगा, क्योंकि भारत एक बड़े व्यापारिक नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। और ऐसा देखा गया है कि जब जब भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ है तब तब इसका फायदा भारत और चाइना को, तब इसका फायदा भारत अथवा चाइना को ही मिला है। 17वीं शताब्दी की भूमंडलीकृत व्यवस्था का परिणाम ही भारत के पक्ष में ही था। वर्तमान समय में भी देखा जाए तो भारत का पक्ष मजबूती से उभरा है। दोस्तों वर्तमान समय में भी हम कहें तो भारत का पक्ष मजबूती से उभरा है। भारत अपनी मजबूती से अपनी बात को अब वैश्विक स्तर पर रखता है। भारत का व्यापार अब दुनिया के बड़े व्यापारों में शामिल है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जो भारत का भी पक्ष महत्वपूर्ण होकर उभरा है, और जब वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ है तब भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, हालांकि चाइना हमसे बहुत आगे निकल गया है, ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है, हर देशवासी के लिए, हर देश के नागरिक के लिए चिंता का विषय है। लेकिन हमें जो बीत गया उसके बारे में ना सोचते हुए आगे अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए और भारत को आगे बढ़ाने के हर संभव प्रयास करने चाहिए। इसके लिए हमारी सरकार को दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी, देश के लोगों को भी सरकार का साथ देना पड़ेगा, सहयोग देना पड़ेगा, सब मिलजुल के कार्य करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। दोस्तों मुद्रा अर्थव्यवस्था एवं नगरीकरण, मुद्रा अर्थव्यवस्था एवं नगरीकरण। तो दोस्तों मुद्रा अर्थव्यवस्था एवं नगरीकरण की चर्चा करते हैं तो मुद्रा अर्थव्यवस्था से हमारा मतलब हुआ कि इस काल तक आते आते मुद्रा का प्रचलन आम जन तक पहुंच गया था।
शक व कुषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर मुद्रा का निर्माण, लिख देते हैं दोस्तों, निर्माण करवाया या मुद्रा ढलवाई या मुद्राएं जारी की। दोस्तों ये ज़्यादा बड़े पैमाने पे मुद्रा जारी की कुषाणों के द्वारा सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए। शकों के द्वारा तांबे व चांदी के सिक्के, शकों के द्वारा चांदी व तांबे के सिक्के सातवाहनों के द्वारा सीसा, टीन, पोटीन आदि धातुओं के सिक्के जारी किए गए। इस काल में हमें बड़ी मात्रा में, इस काल के हमें बड़ी मात्रा में सिक्के प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों इस काल में बड़ी मात्रा में सिक्के प्राप्त होते हैं। और ज़्यादा सिक्के क्यों छापे जाएंगे, ज़्यादा सिक्के क्यों जारी करे जाएंगे दोस्तों? ज़्यादा सिक्के तभी जारी करे जाएंगे, ज़्यादा सिक्के जब ज़्यादा सिक्कों की आवश्यकता हो। ज़्यादा सिक्कों की आवश्यकता क्यों होगी? जब व्यापार वाणिज्य अच्छा चल रहा हो, जब लोगों को लेन देन की प्रक्रिया, जो लेन देन के कार्य हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में हो रहे हो। जब लेन देन के कार्य बड़ी मात्रा में होंगे तो वाणिज्य व्यापार तो अच्छा होगा ही होगा। तो दोस्तों सर्वाधिक हम देखेंगे शकों के द्वारा तांबे व चांदी के सिक्के जारी करे गए। तो दोस्तों सोने के सिक्के जारी करना, जब सोने के सिक्के जारी होते हैं तो ऐसा महसूस होता है क्योंकि सोना एक मूल्यवान धातु है, एक महंगी कह सकते हैं वस्तु है। और महंगी वस्तु ऊपर जो एक तरीके से कह सकते हैं कि अधिकार जो होता है वो सिर्फ समाज की ऊंची और धनी वर्गों का होता है। तो सोने के सिक्के सिर्फ ये दर्शाते हैं कि अब जो मुद्रा का प्रचलन था वो धनी वर्ग तक ही था, लेकिन जब सीसा, टीन, पोटीन के सिक्के आने शुरू हो जाएंगे, कम पैसे वाली धातु के, बहुत एक कह सकते हैं बहुत सामान्य धातु के पैसे आने शुरू हो जाएंगे, तो ऐसा माना जाएगा, ऐसा अनुमान लगता है कि ये पैसे आम लोगों तक भी पहुंच चुके थे। अब आम लोग भी अपनी लेन देन में पैसे का प्रयोग करने लगे थे, क्योंकि सोना एक महंगी वस्तु होती है, लेकिन ये एक महंगी वस्तु नहीं है। और जो वस्तु महंगी नहीं होगी जन सामान्य तक उसकी पहुँच आसानी से हो जाएगी। दोस्तों आगे हम देखते हैं नगरीकरण। तो दोस्तों आगे देखते हैं नगरीकरण। और जब नगरीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि इस समय नगरीकरण अपने स्पष्ट रूप में उभर कर आता है, उभर कर आता है दोस्तों। कुषाणों के अधीन चिरांद, सोनपुर, शकों के अधीन कहेंगे हम, शकों के अधीन दोस्तों मथुरा, उज्जैन, वाहनों के अधीन कहेंगे, या सातवाहन साम्राज्य के अंतर्गत हम देखेंगे तो नागार्जुनकोंडा, अमरावती आदि प्रमुख नगर मिलते हैं। तो दोस्तों ये लगभग इस काल की अर्थव्यवस्था हो गई।
लंबी कह सकते हैं हमने एक लंबी लड़ाई जीती है, अर्थव्यवस्था के बारे में जाना है। तो मेरा मानना है अर्थव्यवस्था के बारे में हमने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है इस काल की। जल्दी से इस काल के समाज के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, समाज किस प्रकार से का था और समाज में किस प्रकार के परिवर्तन हुए। अगली क्लास में कोशिश रहेगी हमारी कि इसका चैप्टर को हम फिनिश कर दें। तो दोस्तों समाज के बारे में, ताकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, मैंने लिख रखा है यहीं पे कि समाज वर्ण संकरों की संख्या में विस्तार तथा इनका जातियों के रूप में परिवर्तन हो जाना। दोस्तों वर्ण संकर से हमारा मतलब होगा जब एक स्त्री किसी और कह सकते हैं कि जाति की होगी और पुरुष किसी और जाति का होगा, जब दोनों शादी कर लेंगे तो उनसे जो उत्पन्न संतान होगी उसे आप किस जाति का कहेंगे, तो उसे वर्ण संकर कह दिया गया। तो और वर्ण संकरों से हम कहेंगे कि धीरे धीरे वर्ण संकरों को ही जाति का रूप दे दिया गया और वर्ण संकरों से आज बहुत सारी जातियां हमारे सामने दिखाई देती है। इस समय जो कह सकते हैं कि इस व्यवस्था का जो आज समय बहुत सारी जाति हमारे सामने, इस व्यवस्था का जो जन्म हुआ था वो मौर्य काल में ही हुआ था। आगे बढ़ते हैं, विदेशियों को भी द्वितीय दर्जे का क्षत्रिय माना गया। द्वितीय दर्जे का क्षत्रिय दोस्तों, विदेशियों को भी अब क्षत्रिय माना जाने लग गया। क्यों? क्योंकि विदेशी यहाँ पर आक्रमण करा और यहाँ पर साम्राज्य स्थापित करे। वो यहाँ पर राजा थे, वो कोई नौकर नहीं थे। जो आप उन्हें जो कहोगे वो कमजोर नहीं थे, जो कहोगे वो मान लोगे, वो मान लेंगे। तो वर्ण व्यवस्था तो आपने थोप दी, कमजोर लोगों को शूद्र बना दिया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्योंकि विदेशी जो लोग थे वो ताकतवर थे, इसीलिए उन्हें क्षत्रिय का दर्जा दिया गया। ये शूद्र अपने आप को नहीं मान सकते थे, इसीलिए इन्हें क्षत्रिय दे दिया गया दर्जा। शूद्रों के प्रति कठोर दृष्टि दोस्तों, इस समय में हम देखेंगे कि ब्राह्मणवादी जो संस्कृति होगी उसका पुनरुत्थान होगा और जब जब ब्राह्मणवादी संस्कृति का पुनरुत्थान होगा तब तब हम कहेंगे शूद्रों के प्रति जो दृष्टि होगी वो कठोर होती चली जाएगी। वर्ण व्यवस्था की शुद्धता बनाए रखने हेतु महिलाओं का दर्जा गिराया गया। कहीं स्त्री किसी दूसरी जाति के पुरुष से शादी ना कर ले, इसलिए स्त्री को घूंघट पहनाओ, इसलिए स्त्री को बाहर मत जाने दो, इसलिए स्त्री को स्वतंत्रता मत दो, उसकी सारी आज़ादी छीन लो। सभी का कारण दोस्तों यही था, कहीं वो किसी दूसरे पुरुष के साथ शादी, किसी दूसरे वर्ण की किसी दूसरी जाति के साथ पुरुष के साथ शादी ना कर ले और वर्ण व्यवस्था को कमजोर कर दे, वर्ण व्यवस्था को तोड़े। तो इसलिए स्त्रियों का दर्जा गिराया गया। एक जटिल सामाजिक व्यवस्था की नींव पड़ी जो आगे चलकर हिंदू धर्म बना। एक जटिल सामाजिक मतलब समाज में इतनी सारी चीजें देखी गई जो बाद में हम देखेंगे कि हिंदू धर्म का इसी के आधार पर निर्माण होगा। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। थैंक यू आज की वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको बहुत सारा समझ में आया होगा। तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आगे क्लास में हम मिलते हैं। थैंक यू।